तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं कुछ ऐसे वाकयात बताने वाला हूं जो कि मुझे रेडिट से मिली है और बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दे दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये पहली कहानी मफिन नाम के एक आदमी के साथ पेश आई है और अब आगे की कहानी मैं आपको मफिन के ज़ुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम मफिन है। ये वाकया मेरे साथ तब पेश आया था जब मेरी उम्र लगभग 25 साल की थी। उस वक्त मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। इस वाकये के बाद मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और पहले मैं जेल में था। उसके बाद मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला गया। वहाँ पर मेरी आदत थोड़ी ठीक हो गई और अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन जब मेरे साथ ये वाकया पेश आया तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं काफ़ी दिनों तक इस वाकये से उभर भी नहीं पाया था। नशा ज़्यादा करने की वजह से किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन वो सच था। उस दिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तब मैंने नशा नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझ पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और ये वाकया बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं बहुत ही गरीब ख़ानदान से था। खर्चे के लिए मुझे ढंग से पैसे भी नहीं मिल पाते थे और मैं कोई काम भी नहीं करता था। खराब आदतों की वजह से नशे की लत भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। कहीं भी पैसे मांगने जाता था तो लोग मुझे भगा दिया करते थे। उधार भी बहुत ज़्यादा हो गया था, पर अब तो कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता था। क्रिसमस का टाइम था। मैं जहाँ पर रहता था उसी के सामने थोड़ी VIP कॉलोनी थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहा करते थे और मैं जहाँ पर रहता था वो एक अपार्टमेंट था, काफ़ी पुराना अपार्टमेंट जिसमें पुराने बुजुर्ग लोग रहते थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वो मेरे अम्मी अब्बू का ही था। वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था। वालिद साहब अब काम नहीं करते थे और वालिदा छोटा मोटा काम किया करती थी। वो लोग भी मुझसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते थे क्योंकि मैं पूरा दिन घर में ही रहता था। किसी तरीके की कोई भी मदद नहीं कर पाता था और मेरे नशे की वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था उसके बिल्कुल सामने जो VIP कॉलोनी थी वो मुझे एकदम साफ साफ नज़र आती थी। उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं, बहुत अच्छे घर थे और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं अक्सर सोचता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। एक बार मैं ऐसे ही अपने कमरे की खिड़की से उसी तरफ देख रहा था। एक घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर 2 बुजुर्ग रहा करते थे जिनकी मौत हो गई थी। मौत की वजह मुझे नहीं पता, शायद उन्हें करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी या कुछ तो हुआ था। लेकिन उन दोनों के घर में उन दोनों बुजुर्गों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मुझे सिर्फ इतना ही पता था। मैंने उन दोनों बुजुर्गों को कई बार देखा था। मेरे कमरे की खिड़की से उनका घर एकदम सामने था। अक्सर उन लोगों को बाहर निकलते, बैठते, घूमते फिरते देखा करता था। जब उन दोनों की मौत हो गई तो मुझे लगा कि अब उनके घर को लॉक कर दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मैं जाकर उनके घर में चोरी कर लूँगा। उनके घर में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा होगा और पुलिस वालों ने उनके घर को सील कर दिया था। शायद उनके बच्चे बाहर रहते थे या फिर थे ही नहीं। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता था कि उस रात वह घर एकदम खाली होने वाला था। उनकी लाशों को ले जा चुके थे और मेरी आंखों के सामने ही पुलिस वालों ने इस पूरे घर को सील किया था। इसमें घुसने का एक पीछे से रास्ता भी था जो कि मेरे कमरे की खिड़की से साफ साफ दिखाई देता था। वह किचन की खिड़की थी जिसकी तरफ से घर के अंदर घुसा जा सकता था। मैंने भी एक प्लान बनाया कि मैं रात में उसी घर में जाके चोरी करूँगा और थोड़े पैसे निकाल लूँगा या फिर कोई जेवरात वगैरह जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते थे। और उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उन पैसों से और नशा करूँगा और थोड़ा पैसा अपने घर पर भी दूंगा। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। मैंने सारी मंसूबाबंदी कर ली थी। रात के लगभग 1 बजे मैं चुपचाप उस घर की पिछली खिड़की पर पहुँच भी गया था। चुपचाप खिड़की को बाहर से खोला और किचन के अंदर घुस गया। वह घर अंदर से पूरा बंद और अंधेरों में डूबा हुआ था। बाहर से जितना छोटा लग रहा था वह घर अंदर से उतना ही ज़्यादा बड़ा और खौफनाक लग रहा था। सारे कमरों की लाइट बंद थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। पुलिस वालों ने उस जगह को भी मार्क कर दिया था जहां पर उन दोनों बुजुर्गों की लाश पड़ी हुई थी।
बहुत ही ज़्यादा अजीब मंजर था। मुझे यह भी नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पहले तो मैं यह सोच रहा था कि मैं जाऊं किधर। 2-3 कमरे ढूंढे। आधे से ज़्यादा कमरे तो बहुत दिनों से बंद थे। उन पर धूल जमी हुई थी। शायद उन कमरों को उन बुजुर्गों ने बहुत दिनों से खोला तक नहीं था। किचन में जब मैंने सब कुछ देखा तो कोई भी कीमती सामान नहीं मिला। सब कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी दवाइयाँ, पुराने कपड़े और पुराने बर्तन। ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं मिली जिसे मैं वहाँ से चुरा सकूं। धीरे धीरे मैं उस घर की दूसरी मंजिल पर गया। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और 3 मंजिला बना हुआ था। मेरे हिसाब से वो दोनों बुजुर्ग शायद दूसरी मंजिल पर ही रहते थे। जब मैं दूसरी मंजिल पर गया तो वहाँ पर भी वही मंजर था। 4 कमरे थे। 4 में से 2 बंद थे। एक कमरा जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कमरे में काफ़ी दिनों से कोई भी नहीं आया है। मेरे हिसाब से शायद वो गेस्ट रूम था। और जब मैंने चौथा कमरा खोला तो वो एक बेडरूम था। वहाँ पर पुराने कपड़े पड़े हुए थे, मेकअप का थोड़ा सामान और भी कई चीज़ें, जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि हो न हो उन दोनों बुजुर्गों का बेडरूम यहीं पर है। मैंने उस दरवाजे को अंदर से बंद किया और धीरे धीरे इस कमरे की तलाशी लेने लगा कि शायद कोई भी जेवरात या फिर पैसे मिल जाए। इस कमरे में एक अलमारी थी जिसमें ताला लगा हुआ था। मैं अपने साथ लाए हुए औजारों से उस अलमारी के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था। एकदम शांति थी और तभी मुझे अचानक से जिस मंजिल पर मैं था उसके ऊपर वाली मंजिल पर किसी के चलने के कदमों की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ें सुनकर मैं एकदम डर गया था। मैं वहीं पर शांति से खड़ा हो गया। मैं इतनी भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था कि उसे पता चले। सांस भी ले रहा था तो भी इतने धीमे से कि उसे ये भी न पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। चुपचाप उन सारी चीज़ों को अपने बैग में रखा। कुछ घड़ियाँ मिलीं और कुछ पुराने कपड़े भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती थे। उनको अगर मैं बाहर बेचता तो शायद उसकी अच्छी कीमत भी मिलती। और कुछ मैंने अपने पापा के लिए भी कपड़े रख लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। हो न हो उस अलमारी में ही पैसे होंगे, लेकिन ऊपर जो कोई भी था शायद वो यहीं पर ही रुका हो या फिर कोई और चोर हो जो वहाँ पर चोरी करने आया हो। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ऐसा ना हो कि उसके पास कोई हथियार हो और वो मुझे मार दे। मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं चुपचाप उन दोनों बुजुर्गों के पलंग के नीचे ही लेट गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। उन कदमों की आवाज़ थोड़ी देर तक आई और फिर शांत हो गई। उन कदमों की आवाज़ उसी वक्त आई थी जब मैं उस अलमारी को खोल रहा था। उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई, एकदम शांत। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम था, क्योंकि अगर कोई भी होता तो चुपचाप आने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे दोबारा उस पलंग से बाहर निकला और उस अलमारी को खोलने लगा। और तभी मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी। वो पलंग जो कि इस कमरे में था, मेरी आंखों के सामने उस पलंग के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई लेटा हुआ है और उसने चादर ओढ़ रखी है। मैंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब मैं पलंग के नीचे घुसा था तब भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक से वो कहाँ से आ गया मुझे कुछ भी नहीं पता चला। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। दिल की धड़कन बढ़ गई थी और डर लगने लगा था, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो बस एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था, न वो कोई सांस ले रहा था। मुझे लगा कि शायद ये कोई और है। मैंने चुपचाप चादर पकड़ के जब अचानक से खींचा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो चादर अपने आप हवा में उड़ रही थी। वहाँ पर मैंने सच में किसी को देखा था। मैंने उस वक्त थोड़ा बहुत नशा भी किया हुआ था, इसलिए शायद वो मुझे मेरा वहम लगा, लेकिन सच में वहाँ पर कोई था। तभी मुझे नीचे की मंजिल से आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई हंस के एक दूसरे से बातें कर रहा हो। मैं उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और सीढ़ियों के पास जाकर बालकनी से नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगा। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन उस डाइनिंग टेबल के पास एक खिड़की थी जिसकी वजह से बाहर की रोशनी अंदर उस डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। वहाँ पर मैंने 2 परछाइयों को बैठे देखा। वो परछाई एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग आदमी की थी। वो दोनों हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे सिर्फ वो काली परछाई ही दिखाई दी। अंधेरे की वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो वही दोनों बुजुर्ग थे जिनकी सुबह मौत हो गई थी। वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। उन दोनों के बगल में वही बॉडी का निशान बना हुआ था जो पुलिस वालों ने बनाया था, जहाँ पर उनकी मरी हुई लाशें पाई गई थीं। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा,
लेकिन साफ साफ पता चल गया था कि ये दोनों वही बुजुर्ग हैं। कम से कम 30 सेकंड तक उन्होंने बात की और मैं उन्हें देख रहा था। अचानक से उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया और दोनों लोगों ने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनकी परछाइयों की एक एक हरकत मैं साफ साफ महसूस कर सकता था और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो धीरे धीरे उठकर सीढ़ियों के पास आ रहे थे और दूसरी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर मैं था। मुझे तब भी उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो परछाइयाँ साफ साफ उठकर मेरी तरफ आ रही थीं। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपना बैग वहीं पर ही छोड़ दिया और भागते हुए ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ गया, जहाँ पर मुझे पहले उन कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो मंजिल तो और भी ज़्यादा भयानक और बड़ी थी। चारों कमरे बंद और अंधेरे में डूबे हुए। मैं एकदम कोने में जाकर बैठ गया। सारे कमरे लॉक थे। उन बुजुर्गों की आवाज़ें लगातार मुझे आ रही थीं। वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। शायद अब वो दोनों दूसरी मंजिल तक पहुंच भी गए थे। उनकी रूहें अभी भी घर में भटक रही थीं और वो लोग हंस रहे थे। बुजुर्ग की आवाज़ भी आई, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? हमारे घर से बाहर निकलो। उस बुजुर्ग महिला ने कहा। शायद वो ऊपर की तरफ भाग के गया है और उन दोनों के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं तीसरी मंजिल के एकदम कोने के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। वो खुल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे उनकी परछाइयाँ सीढ़ी के उस आखिरी कोने पर दिखाई दी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहे थे। वो परछाइयाँ आकर मेरे सामने खड़ी हो गईं और वो किसी और की नहीं, उन्हीं दोनों बुजुर्ग लोगों की थीं। मेरे हाथ में टॉर्च थी और जब मैंने अपनी टॉर्च से उनकी तरफ रोशनी करके देखा तो मैं उन्हें देखकर डर गया था। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, बाल जले हुए थे, हाथ पैर से जैसे चमड़ियाँ उधड़ गई थीं। उनका शरीर हूबहू वैसा ही था जैसे करंट लगने से किसी की मौत होती है। उन्हें देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि शायद उतनी ज़ोर से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं चिल्लाया हूँगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई और शायद घर के बाहर भी गई होगी। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। चिल्लाते वक्त मैं ज़मीन पर लौट रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और फिर मैं पूरी रात बेहोश रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे मुंह पर कोई पानी मार रहा था। वो कोई और नहीं, एक पुलिस वाला था। उसने मेरे हाथों पर हथकड़ी बांधी हुई थी और वहाँ पर और भी कई पुलिस वाले थे। उन्होंने मेरे सामान को चेक किया। जब मैं उठा तो वो लोग मेरे सामान को ही चेक कर रहे थे, जिसमें ताला तोड़ने के सारे औजार थे और चोरी किए हुए कपड़े और घड़ियाँ भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रात में यहाँ पर क्या कर रहा था। उन्होंने जब मेरा टेस्ट किया तो मेरे खून में नशा भी पाया गया था। मैंने उन्हें बताया कि उन दोनों बुजुर्गों की रूहें घर में घूम रही थीं। मेरे बताते ही वो लोग हंसने लगे। मेरी बात उन्होंने सुनी ही नहीं, बस दोबारा अपने नियम बोलने लगे कि मैं अपने वकील से ही बात कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जब मेरा वकील मुझसे मिला तो मैंने उसे भी ये बात बताई। मेरा वकील भी मुझे सही साबित नहीं कर पाया। नशा तो मैं पहले से ही करता था। कुछ दिनों तक मैं जेल में रहा। मैं जेल में भी अपने साथ पेश आए उस वाक़ये को लोगों को बताता रहा, लेकिन वहाँ के लोग ही अजीब थे। नशा मुझसे छूट नहीं रहा था और मैं पागल हो रहा था। धीरे धीरे मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया गया और उसके बाद मैं करीब 5 से 6 साल तक जेल और रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही रहा। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने फिर दोबारा कभी नशा नहीं किया। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन ये तजुर्बा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जब मैं जेल से बाहर आया तब तक मेरे पापा की मौत हो चुकी थी और मेरी माँ ने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने फिर मुझसे आखिरी वक्त तक बात भी नहीं की और मैं फिर अलग ही रहने लगा। नई नौकरी पकड़ी और अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। मुझे ये नहीं पता कि यह हादसा सही था या गलत, लेकिन वो जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था। इस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन ये हादसा मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा और मैं अक्सर इसके बारे में सबको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताने वाला हूँ, लेकिन दूसरी कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
ये दूसरी कहानी मार्कस नाम के एक आदमी के साथ पेश आई थी और अब आगे की कहानी मैं आपको मार्कस के जुबानी बताऊंगा। मेरा नाम मार्कस है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। ये वाकया मेरे साथ 2005 में पेश आया था और बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये 2005 के दिसंबर की बात है। मैं रात को अपने दफ्तर से लौट रहा था। बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रास्ते में मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिली और आधे से ज़्यादा रास्ते ट्रैफिक की वजह से बंद भी थे, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। दफ्तर से मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ था। हमने घर किराए पर लिया था। मेरे घर पर मेरी बीवी और मेरी 8 साल की बच्ची थी, जो अक्सर मेरा इंतज़ार किया करती थी जब मैं दफ्तर से घर आता था। लेकिन इस वक्त मैंने बीवी को इत्तला कर दी थी कि शायद बर्फ़बारी की वजह से रात में घर लौटने में देर हो जाए और दफ्तर में काम भी बहुत ज़्यादा था, तो शायद मेरी बेटी सो गई होगी। खैर, जैसा मैंने बताया कि मुझे लौटने में थोड़ा वक्त हो गया था, वो सारे रास्ते और सारा इलाका तकरीबन एक ही जैसा था। जहाँ पर मेरा घर था वो 14th एवेन्यू था और गलती से मैं 15th एवेन्यू की तरफ चला गया था। वो सारे घर और इलाका तकरीबन एक ही जैसे थे। मैं जैसे ही 15th एवेन्यू की तरफ गया, वहाँ पर मुझे एक घर दिखा जो कि हूबहू मेरे ही घर जैसा था, जो कि मैंने किराए पर लिया था। मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त रात के तकरीबन 12 या 1 बज रहे थे। बर्फ़ भी गिर रही थी। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, ये सोचते हुए मैंने दरवाजे को खूब ज़ोर से खटखटाया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। पता नहीं क्या हुआ। बर्फ़ की वजह से मैंने उस वक्त नेम प्लेट भी नहीं देखी थी और मैं लगातार दरवाजे को खटखटाए जा रहा था। वो खुला ही नहीं। फिर मैं काफ़ी देर तक उसी दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि आखिर मेरी बीवी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। फिर जहाँ मेरा घर था, उसके ऊपर वाली मंजिल पर, यानी कि छत पर, मुझे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो एक औरत थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, बाल एकदम खुले थे। वो काफ़ी दूर थी, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो एक औरत है। वो छत के जिस किनारे पर चल रही थी, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। अगर उसका पैर हल्का फुल्का भी फिसलता तो वो नीचे गिरती। मुझे लगा कि शायद वो मेरी बीवी है और वो वहीं पर ही चल रही है। मैं उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। ये मेरी ही गलती थी। वो मेरा घर भी नहीं था और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। मैं लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मैं रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा भी बंद था। मेरी आंखों के सामने उस औरत का पैर फिसला और वो तकरीबन गिरने ही वाली थी। वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही थी। मैं उसे बचा भी नहीं सकता था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उस औरत के पैर फिसलते ही वो नीचे की तरफ आकर गिरने लगी और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये हुई कि जब वो गिर रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके गिरते ही वो हवा में गायब हो गई और ये अजीब सा मंजर देखकर मैं एकदम डर गया था। वो ऐसे गायब हुई जैसे वो वहाँ पर थी ही नहीं। मेरे ज़ोर से चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग जाग गए और वो घर जिसके आगे मैं खटखटा रहा था, उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकल के बाहर आया। उसने मुझसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि ऊपर एक औरत थी जो कि गिरने वाली थी और वो गायब हो गई। उस आदमी ने फ़ौरन अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। उसे लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं उसे लूटने आया हूँ। उसने मुझे एक बार कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने उसे बोला कि ये मेरा घर है। तब मैंने उसके बाद उस घर की नेम प्लेट चेक की जो कि एकदम गलत थी। मैं गलत जगह पर खड़ा था। वो 15th एवेन्यू था और 14th एवेन्यू पीछे ही रह गया था। मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उस बुज़ुर्ग आदमी ने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे लगातार वहाँ से जाने के लिए कहा। मैं भी चला गया और मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार उस औरत की चीज़ें घूम रही थीं। मैं जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो वो औरत मेरा पीछा करे। ये मंजर बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद किसी तरह मैं अपने घर पर पहुंच गया। मैंने दस्तक दी और मेरी बीवी बाहर आई। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा था। मेरे साथ जो हादसा पेश आया मैंने अपनी बीवी को बताया। उसको मेरी बताई हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और मैं भी उसकी बातों पर हंसने लगा। लेकिन ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी से बात भी की और उस बुज़ुर्ग के बारे में बताया जो कि 15th एवेन्यू में रहता है।
और जो भी रात में हुआ वो भी बताया। मेरे पड़ोसियों ने बताया कि उस बुजुर्ग की लड़की ने बहुत पहले छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। कई बार लोग उसकी रूह को वहाँ पर देखते हैं और उस बुजुर्ग को भी उसकी रूह दिखाई देती है, लेकिन वो इस चीज़ को मानता नहीं है। ये अजीब सा इत्तेफाक था। खैर, वहाँ पर मैं फिर काफ़ी सालों तक रुका और फिर मैंने उस घर को बदल दिया, लेकिन फिर मैं कभी दोबारा 15th एवेन्यू की तरफ नहीं गया और ये तजुर्बा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो दोस्तों, ये थीं 2 कहानियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।